हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? मजे में? आज आप शुरू कर रहे हैं चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। इनफैक्ट जो ये वर्ड सप्लाई है ना, इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जीएसटी। और जब भी हम सप्लाई की बात करते हैं तो तीन मेजर एस्पेक्ट सप्लाई से रिलेटेड हमारे दिमाग में आते हैं। कौन कौन से? कौन सा जीएसटी लगेगा? सबसे पहली बात, कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा? दूसरी बात, जीएसटी की लायबिलिटी अराइज कब होगी? और तीसरी बात, किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा? तो आपने सुना क्या क्या मैंने बोला, तीन मेजर एस्पेक्ट क्या है। सबसे पहले कौन सा जीएसटी लगेगा, यह पता चलता है आपको प्लेस ऑफ सप्लाई से। दूसरा, जीएसटी की लायबिलिटी अराइज कब होगी, यह पता चलता है आपको टाइम ऑफ सप्लाई से। किस वैल्यू पे जीएसटी लगाया जाएगा, यह पता चलता है आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई से। जब आप ये तीनों चैप्टर पढ़ लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो आप इन टोटालिटी सप्लाई को समझ जाते हैं कि भाई कौन सी जीएसटी लगेगी, कब लगेगी, कितने पे लगेगी, सारी बात अब क्लियर हो गई। एंड देन यू कैन फाइनली कैलकुलेट जीएसटी। तो कौन सी जीएसटी लगेगी, सीजीएसटी, एसजीएसटी की आईजीएसटी, ये आपने ऑलरेडी देख लिया है इन द चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। वो आपने कंप्लीट कर लिया। उससे हमें प्लेस ऑफ सप्लाई से पता चल जाता था भाई कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट जानने के लिए हम दो चीजों को देखते थे, एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इससे पता चल जाता था। अब आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई। जीएसटी की लायबिलिटी अराइज कब होगी? तो बहुत सिंपल सी बात है, हम कहेंगे जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होती है ऑन सप्लाई। सप्लाई जब करेंगे तो जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। सप्लाई का मतलब क्या है? सेल भी है। लेकिन एक बात मेरे मन में आती है कि सेल का मतलब क्या है, क्योंकि अगर एक सेल ट्रांजैक्शन को देखा जाए तो वो कंप्लीट होती है तीन चीजों से। कैसे होता है एक सेल ट्रांजैक्शन? मैं बिल काटता हूं, अपने कस्टमर को माल देता हूं, तीसरा उससे पैसा लेता हूं। यही तो कुल मिला के एक सेल ट्रांजैक्शन है। व्हाट इज द सेल? सेल का मतलब है बिल काटा, माल दिया, पैसा लिया। तो ये एक सेल ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो मेरे मन में प्रश्न आता है कि जीएसटी की लायबिलिटी खड़ी कब होती है? जब मैंने बिल काट दिया तभी जीएसटी सरकार को चाहिए, कि जब मैंने माल दिया अपने कस्टमर को तब जीएसटी चाहिए सरकार को, या जब मैं पैसा रिसीव करूंगा तब सरकार को जीएसटी चाहिए कब? लायबिलिटी कब अराइज हो रही है जीएसटी की? बात समझ में आ रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल है आज मैंने बिल काट दिया लेकिन कस्टमर को माल दिया आज से 1 महीने बाद? पॉसिबल है। और पेमेंट वो उसके भी 6 महीने बाद किया, क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। तो सरकार जीएसटी कब लेगी? जब बिल काटा या माल दिया या पैसा लिया। है कि नहीं सोचने वाली बात? तो यही सीखने जा रहे हैं आप कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, कब जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, शुरू किया जाए। तो इस पूरे चैप्टर में आप 3 सेक्शन पढ़ेंगे। सेक्शन 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है। फिर सेक्शन 12 के बाद पढ़ेंगे सेक्शन 13, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? जैसे मैं आपको क्या देता हूं? सर्विस देता हूं, गुड्स नहीं देता, कोई माल नहीं देता मैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13, और फिर पढ़ेंगे आप सेक्शन 14 और चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर सेक्शन 14 में क्या है? सेक्शन 14 कहता है चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। अगर जीएसटी के रेट में परिवर्तन हो जाए तो जीएसटी कौन सी एप्लीकेबल होगी? मैं समझाता हूं क्या कहना चाहता हूं। पता है, मैंने जब बिल काटा तो जीएसटी का रेट चल रहा था 18%, लेकिन जिस दिन आपको माल दिया उस दिन उस आइटम पे जीएसटी का रेट 12% हो गया था। क्या ऐसा होता है जीएसटी का रेट बदल जाता है? हाँ बदल जाता है। ठीक है, अब जिस दिन बिल काटे उस दिन तो 18% जीएसटी का रेट था, जिस दिन माल दिए आपको उस दिन 12% जीएसटी का रेट हो गया। सरकार कौन से रेट से जीएसटी लेगी? है ना सोचने की बात। आप आए, मुझे एडवांस में पेमेंट करके चले गए, आए आप और मुझे एडवांस में पेमेंट करके चले गए किसी एक पर्टिकुलर सामान का। ठीक है, और जिस दिन आपसे मैंने एडवांस लिया उस दिन 12% जीएसटी का रेट चल रहा था, तो मैंने 500 रुपए का माल था, उस पर 12% जीएसटी आपसे ले लिया। अब आप 1 महीने बाद हमसे सामान लेने आए, जिस दिन सामान लेने आए उस दिन जीएसटी का रेट उस पर 18% हो गया है।
अब भैया पैसा ऐसा तो हमको पहले ही दे चुके हो, वो भी 12% के रेट से, अब 18% जीएसटी का रेट हो गया है। आप हमको क्या दोगे क्या नहीं, इससे सरकार को तो वैसे भी मतलब नहीं है। हमें सीखना भी यही है कि सरकार को कितना जीएसटी चाहिए इस पे, वो 12% लेके मान जाएगी या 18% उसको चाहिए, है ना, ये सब सोचने की बात। तो यही सीखेंगे हम लोग। तो हम लोग 3 सेक्शन यहां पे सीखने वाले हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 12 के साथ। सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 बड़ी प्यारी बात करता है, और वो इतनी प्यारी बात करता है कि आपको सुन के मजा आ जाएगा। कहता है कुछ बताएंगे, कितनी अच्छी बात कहता है, देखो क्या कह रहा है। The liability to pay tax on goods shall arise at the time of supply as determined in accordance with the provision of this section। कह रहा है liability to pay tax on goods, ठीक है, shall arise at the time of supply। क्या बता रहा है, जीएसटी कब देना है गुड्स पे, वो टाइम ऑफ सप्लाई से पता चलेगा। और टाइम ऑफ सप्लाई कहां पता चलेगा, नीचे दिए गए सेक्शन में पता चलेगा। यानी बस भूमिका बांध रहा है, ठीक है, पिक्चर का नाम बता रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 कुछ भी नहीं है, वो कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई पे जीएसटी लगेगा, वो तो हमको भी मालूम है। और कैसे लगेगा, कह रहा है नीचे पढ़ो ना, बता तो रहे हैं, नीचे पढ़ो, वहां दिया हुआ है। तो आइए भाई, सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में यानी कुछ नहीं था। आगे आते हैं सब सेक्शन 2, यहां से कहानी शुरू होती है। कहता है द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ओहो, अब आ रही है मजे वाली बात। कहता है अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, और 2 डेट्स है नीचे, दिख रहा है आपको, ए और बी। ए में कहता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और दूसरा है डेट ऑन पेमेंट, डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। कहता है इनवॉइस किया हमने या पैसा पाया हमने, इसमें से जो जल्दी हो गया उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई है, उसी दिन जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी। ये सब हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, गुड्स के लिए। सर्विसेज की बात नहीं हो रही है अभी, किसकी बात हो रही है, गुड्स। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। आप कहेंगे सर इसमें तो और भी बहुत कुछ लिखा है, धीरे धीरे बात करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितना उसने बोला उसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें आपसे बोला कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और दूसरा है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। इनवॉइस हुई है मान लेते हैं 10/11/24 को, और पेमेंट आई है 12/11/24 को। तो बताइए टाइम ऑफ सप्लाई, शॉर्ट में हम लोग हमेशा टीओएस लिख देंगे। टाइम ऑफ सप्लाई किस दिन जीएसटी की लायबिलिटी अराइज करेगी, इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। शॉर्ट में आप भी याद रखिए मेरी तरह, इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। दोनों में से जल्दी क्या हुआ है, 10/11। तो सरकार कह रही है 10/11/24 को हमको जीएसटी दे दो भाई। मतलब सरकार ये कहना चाहती है भाई तुमने बिल काट दी या तुमको पैसा आ गया, 2 में से जो पहले हो गया हमको जीएसटी मेरा दे दो। बात समझ में आई। अगर उल्टा कर देते हैं, इसी को रिवर्स कर देते हैं, मान लीजिए इनवॉइस इशू हुई थी 15/11/24 को और पेमेंट आया था 12/11/24 को। पेमेंट ही पहले आया था, तो अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, कहता है 12/11/24। अभी तक जो कानून आपने पढ़ा वो ये बात कहता है, इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। यहां तक कोई तकलीफ किसी को, आगे पढ़ो फिर। The date of issue of invoice by the supplier or the last date on which he is required under section 31 to issue invoice with respect to supply। कह रहा है जिस दिन इनवॉइस रेस किए थे, मतलब पहली बात जैसे हमने लिख दिया ना, अभी तक हम ऐसे लिख रहे थे, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, हम लिख रहे थे टाइम ऑफ सप्लाई होता है इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। यही ना पढ़े हैं, दोनों में से जो जल्दी है टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अब कह रहा है इनवॉइस, अभी पूरी बात नहीं पढ़ाए थे हम। इनवॉइस का मतलब वो क्या कह रहा है, कह रहा है इनवॉइस जिस दिन आपने रेस की या जिस दिन तक इनवॉइस रेस हो जाना चाहिए था। बात समझे, कह रहा है कि इनवॉइस का मतलब यहां पे क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस।
यानी बिल काटने की एक आखिरी तारीख भी होती है, जब मर्जी तब बिल काट दिए ऐसा नहीं है। जिस दिन बिल काटने की आखिरी तारीख थी वो तारीख, या जिस दिन तुम बिल काटे, इसमें से जो अर्ली है, और द लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 1 टू इशू इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। कहने का मतलब, मान लीजिए आपने बिल काटा है 10 नवंबर को, लेकिन बिल काटने की आखिरी तारीख थी 5 नवंबर को। आपने बिल काटा 10 नवंबर को, तो यानी आपने बिल डिलेड काटा है। 10 नवंबर को काटा आपने, बिल देर से काटा है, तो कह रहा है तब बिल की डेट नहीं लेंगे तब, क्योंकि आपने बिल गलत डेट पे काटा है। बिल की आखिरी तारीख काट देने की 5 तारीख थी, 5 नवंबर, तो 5 नवंबर लिया जाएगा इनवॉइस की डेट। हाँ, अगर उल्टा हम कह दें कि आपने बिल काट दिया है 5 नवंबर को, बिल काटने की आखिरी तारीख थी 10 नवंबर को, तो भाई आपने पहले ही काट दिया है बिल 5 नवंबर को, तो वही क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस। अब आपको समझ में आया, डेट ऑफ इनवॉइस भी क्या लेंगे, जिस दिन आपने बिल काटा है, या फिर जो आखिरी दिन था बिल काट देने के लिए। ठीक है, इन दोनों में से जो जल्दी हुआ है वही बिल की डेट है। मतलब अगर तुम बिल देर से काटे हो तो बिल की डेट नहीं लेंगे, जिस दिन बिल काट देना था वो डेट लेंगे। और बिल अगर सही समय पे काटे हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो बिल काटने की सही डेट क्या होती है ये बता रहा है सेक्शन 31 में। तो आइए सेक्शन 31 पढ़ना पड़ेगा पहले। तो आइए पीछे आइए, अब ये सब बढ़ाइए आगे। सेक्शन 31 कहाँ गया सेक्शन 31, आ जाओ भाई, ये रहा। तो आप देखेंगे 4 पन्ने बाद ये आ रहा है, इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। इनवॉइस कब तक हो जानी चाहिए? सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स इज रिक्वायर्ड टू इशू टैक्स इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। कह रहा है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, यानी माल देने से पहले या माल देने के साथ तुमको बिल भी काटना पड़ेगा। मतलब बिल काटे बिना माल नहीं निकल सकता है। ये बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहा है? कह रहा है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, तुम माल दे रहे हो अभी तो बिल अभी काटो, या तो पहले बिल काटो फिर माल दो, और नहीं तो जब बिल माल दे रहे हो तभी बिल काटो। मतलब माल पहले निकल जाए और बिल बाद में आपका कटे, ये नहीं होने देंगे। और ये बात समझ में सबको कि व्हाट इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस? कहता है कि बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। आइए समझते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इशू ऑफ इनवॉइस जो है, इशू ऑफ इनवॉइस जो है वो है, मान लीजिए 5/11/24। ठीक है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। रिमूवल ऑफ गुड्स का मतलब होता है माल देना कस्टमर को, मतलब हमने माल निकाल दिया। ठीक है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स है 8/11/24। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, पैसा किस दिन आया, ये है 10/12/24। तो आपने पढ़ा है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई होता है इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, यही होता है इनवॉइस या पेमेंट में से जो जल्दी है। और इनवॉइस का मतलब क्या होता है? इनवॉइस का मतलब होता है अगर समय पे रेज की हो तो इनवॉइस की डेट, और अगर देर से इनवॉइस की हो तो भैया जो इनवॉइस की आखिरी तारीख थी ना वो इनवॉइस की डेट होती है। हमने इनवॉइस समय पे रेज किया है कि नहीं? इशू ऑफ इनवॉइस 5/8 को और डेट ऑफ रिमूवल 8 को किए है, मतलब पहले बिल काटे 5 तारीख को, फिर 8 तारीख को माल दिए, तो इनवॉइस सही समय पे कटी है। हाँ भैया, पहले इनवॉइस काट दिए हैं, सही किए हैं हम, तो 5 तारीख को इनवॉइस की डेट ले ली जाएगी। ठीक है, पेमेंट किस दिन की हो? पेमेंट आई है तुमको 10/12/24 को, तो इन दोनों में से अर्ली क्या है? 5/11/24, तो यही है टाइम ऑफ सप्लाई। आया समझ में? और दूसरा एग्जांपल लो। 9/11/24 को तुमने इनवॉइस बनाई, 8/11/24 को तुमने गुड्स की सप्लाई की, और 10/12/24 को तुमको पेमेंट आया है। चलो बताओ इनवॉइस की डेट क्या ली जाएगी? इनवॉइस की डेट क्या ली जाएगी? बोलो, इनवॉइस
और पेमेंट, यही करना होता है हमको जो जल्दी है। ठीक है, इनवॉइस की डेट क्या ली जाएगी? इनवॉइस जिस दिन रेस किए हो, अगर समय पे रेस किए हो तो, और अगर देर से रेस की हो तो जिस दिन रेस हो जानी चाहिए थी। कब तक रेस हो जानी चाहिए भैया? जिस दिन माल निकाल रहे हो ना उस दिन तक रेस कर दो। उसके पहले करोगे चलेगा, उसके बाद नहीं चल सकता है। लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस इज द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। माल निकल रहा है तो बिल तो निकलनी ही चाहिए साथ में। ठीक है, तो देखिए 9 तारीख को बिल किए हो और 8 तारीख को माल निकाल दिए तो बेटा बिल गलत हो गई आपसे, बिल आपने लेट काटा है। ठीक है, अच्छा बहुतों के मन में ये भी आएगा कि सर बिल लेट काट दिए तो क्या होगा? ठीक है, अब बिल लेट काट दिए तो उसका कांड क्या होगा आपके साथ, वो अलग विषय है, ये अभी मैं पढ़ाने नहीं बैठा हूं। ठीक है, उसकी फाइन पेनाल्टी जो होती हैं वो सब आप अलग से समझेंगे। ठीक है, जो कि आपको पढ़ना भी नहीं है वैसे तो। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई हमें पढ़ना है, जीएसटी की लाइबिलिटी कब अराइज होगी। ठीक है, तो इस बात पे फोकस मत कीजिएगा कि एक नॉन कंप्लायंस हुआ है, हमने बिल समय पे नहीं काटी तो इसका क्या होगा, तो इसका भी कुछ कंसिक्वेंसेस है, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, बिल कटनी चाहिए थी 8 तारीख को, तो इनवॉइस की डेट हो जाएगी 8/11/24। अब पेमेंट आया आपका 10/12/24, तो दोनों में से अर्ली क्या हो रहा है, 8/11/24 इज द टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप सबको समझ में आ रही है बात। अब फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है बिफोर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। यहां पे रिमूवल बोल रहा था, अब यहां डिलीवरी ऑफ गुड्स बोल रहा है। टू द रेसिपेंट वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। कह रहा है अगर सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, जैसे मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, माल कस्टमर लेके कहीं जाएगा, हम माल पहुंचाएंगे या कस्टमर लेके माल जाएगा तो उसको कहते हैं रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो जैसे हम कस्टमर का माल हम खुद ही भेज रहे हैं, तो जैसे ही मेरी दुकान से निकला इज द रिमूवल ऑफ गुड्स, उसी समय बिल कट जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये क्या है, मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मेरा किराएदार है, वो जनरेटर लगाया हुआ था मेरे मकान में। ठीक है, वहीं पे अपनी दुकान चलाता था वो, अब वो छोड़ के जा रहा है। ठीक है, दुकान खाली कर रहा है। उसने मुझसे पूछा कि जनरेटर आप खरीद लेंगे क्या? मैंने कहा ठीक है खरीद लेंगे जनरेटर। तो अब जनरेटर जब खरीद लेंगे, वो जनरेटर ना टाइट था, नट बोल्ट से पूरा जमीन में कसा हुआ था। ठीक है, तो क्या इसकी इसका रिमूवल ऑफ गुड्स होगा? नहीं, ये कहीं जाएगा थोड़ी ना, ये तो वहीं रहेगा। तो यहां पे क्या कहता है, जैसे ही वो हमको डिलीवर करेगा, मतलब जैसे ही वो हमको हैंड ओवर करेगा, कहेगा अब जनरेटर आपका हुआ। ठीक है, तो उसके पहले पहले बिल कट जानी चाहिए। ठीक है, in order to determine when the tax invoice is to be issued, the supply must be classified in one of these two cases. ठीक है, that is whether it is a supply that involves movement or does not involve movement of goods. ठीक है, अब आइए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी पेमेंट भी पूरा पढ़ना है। Provided that where the supplier of taxable goods receives an amount up to ₹1,000 in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall be at the option of the said supplier be the date of issue of invoice in respect of such excess amount. कह रहा है कि अगर 1,000 रुपए तक का पैसा एडवांस में आ जाए, अभी तक आप यही ना कह रहे थे इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, लेकिन कह रहा है कि 1,000 रुपए तक का अगर एडवांस में पेमेंट आ जाए तो पेमेंट पहले आई है। कह रहा है लेकिन फिर भी हम ये सप्लायर पे छोड़ देते हैं कि वो किस तरीके से पेमेंट करना चाहता है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे करना चाहता है या इनवॉइस पे ही कर ले। मतलब अगर ऐसे देखिए, इनवॉइस और पेमेंट का अर्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर पेमेंट अर्लियर है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, पेमेंट ही तो होगा। ठीक है, एडवांस अगर आ जाए, एडवांस का मतलब क्या होता है, पहले पैसा आ गया है। ठीक है, तो एडवांस में तो हर केस में पेमेंट ही पहले होगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ एडवांस, तो ये बात सबको क्लियर है कि एडवांस के केस में तो टाइम ऑफ सप्लाई हमेशा क्या होगा, पेमेंट की डेट, यही ना होगा।
एडवांस का मतलब ही क्या होता है, बिल अभी नहीं कटी है, पहले पैसा दे दिया सामने वाले को, ठीक है। तो एडवांस के केस में हमेशा तो पेमेंट ही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन सरकार कह रही है कि 1000 रुपए तक की अगर पेमेंट है तो हम ये ऑप्शन देते हैं सप्लायर को कि तुम चाहे तो कानून का पालन कर लो जो ये लिखा है, और या तो तुम इनवॉइस पे दे देना। कानून का पालन कर लो मतलब पेमेंट पे दे दो, और या तो तुम इनवॉइस पे ही दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई कब देना चाहेगा? अगर हम आपको ये कहेंगे जीएसटी अभी दो या 4 दिन बाद दे देना, कब देना चाहोगे? 4 दिन बाद ही देंगे, अभी क्यों देंगे? मतलब आप जब भी हमें कोई भी चीज के लिए ये कहोगे कि हम 4 दिन बाद दे सकते हैं, तो हम 4 दिन बाद ही देंगे, हम पैसे पहले पैसा क्यों दे देंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि इन केस ऑफ एडवांस अप टू ₹1000 टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इनवॉइस। बाकी केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई इज इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बट इन केस ऑफ एडवांस अप टू ₹1000 वेर इन पेमेंट ही जल्दी हो रहा है तो पेमेंट ही टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए था, लेकिन फिर भी टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस है। और हर कोई डेट ऑफ इनवॉइस पे करना चाहेगा, व्यापारी को सहूलियत चाहिए, तो यही आप सीधे सीधे कानून कह सकते हैं। सरकार ऑप्शनल दे रही है, सरकार तो कह रही है इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर कर लो, बट ऑब्वियसली इन दैट केस एवरीबॉडी वुड गो फॉर इनवॉइस। तो आप ये कह सकते हैं कि डेट ऑफ इनवॉइस वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांस अप टू ₹1000। चलिए, इसके बाद है एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 मैं आपको नहीं समझाऊंगा। आप कहेंगे सर एक्सप्लेनेशन आप हमको एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक नोटिफिकेशन आई हुई है, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, जिसकी वजह से ये जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है वो नलिफाइड है। मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये खत्म है, ये है ही नहीं, ऐसे समझ लीजिए। एक नोटिफिकेशन है जो इसके इंपैक्ट को खत्म कर देती है। पता है इस बार तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, पिछली बार मैंने ये एक्सप्लेनेशन पढ़ाई थी और पढ़ाने के बाद नोटिफिकेशन बताई थी, ठीक है। और मुझे ये एक्सप्लेनेशन कराने में तकरीबन 1 घंटा लग गया था। और बताइए, एक ऐसी चीज जो आपको पढ़नी नहीं है, समझनी नहीं है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया जो इसको खत्म कर दिया है, फिर भी 1 घंटा लगा के मैं बताऊं तो मुझे भी लगा कि यार क्या ही मैं बच्चों को इतना परेशान किया, ठीक है। हालांकि ये है बड़ी मजेदार चीज, मतलब हम कैसे अपने दिल को रोक पा रहे हैं ये पढ़ाने से, वो मैं ही जानता हूं, ठीक है। लेकिन जाने दीजिए, आज आपको जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये नलिफाइड है बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन। जिस दिन वो नोटिफिकेशन विड्रॉ होगा तो फिर इसका इंपैक्ट बन जाएगा, राइट। तो अभी के लिए फिलहाल इसको हम लोग नहीं समझेंगे, अभी आपको समझना भी नहीं है। नहीं समझेंगे कहना अलग हो गई बात, आपको नहीं समझना, बिकॉज दिस यू डोंट हैव टू कंसिडर, बिकॉज एक नोटिफिकेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे जैसे ही हम ये सेक्शन खत्म करेंगे, और जिसमें यही बात कही गई है जो इसके इंपैक्ट को खत्म कर देगा। नाउ एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी, द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट shall be the date on which the payment is entered in his books of account। अच्छा, पेमेंट का मतलब क्या है? कह रहा है पेमेंट का मतलब ये है जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की, या फिर द डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। जैसे इनवॉइस का मतलब पता है क्या बोल रहा था? कह रहा था इनवॉइस का मतलब होता है जिस दिन इनवॉइस रेज किए हो, या फिर जिस दिन इनवॉइस रेज हो जानी चाहिए थी, विच एवर इज अर्लियर। अब पेमेंट का मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है पेमेंट का मतलब होता है जिस दिन आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मारी, या फिर जिस दिन आपके खाते में पैसा चढ़ा, विच एवर इज अर्लियर। अब मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, छोड़ दो ये सब, अभी जो पढ़ा एकदम भूल जाना। पहले तो मुझे ये बताओ, हम लोग पेमेंट किस दिन कहते हैं? जैसे आप मुझे एक चेक दिए, ठीक है, आपने मुझे एक चेक दी और चेक पे डेट डली हुई है 12/11/24, ठीक है। मैंने ये चेक बैंक में लगाया क्लियरिंग के लिए, ठीक है। तो मेरे खाते में ये पैसा कब आया पता है? 13/11/24 को आया, अगले दिन आया। आप हमको चेक कब दिए थे बेटा? 12 तारीख को। हमने चेक लगाया और मेरे खाते में पैसा कब आया? 13 तारीख को। तो आप ये बताओ, हम अपने यहां पेमेंट की एंट्री कब मारते होंगे? किस दिन हमको पैसा रिसीव हुआ है? हम अपने यहां रिसिप्ट की एंट्री किस दिन मारते हैं? ये एकदम छोड़ दो, जीएसटी फीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, इतना अकाउंटिंग आप पढ़ चुके हो, क्लास 11 से अकाउंटिंग पढ़ते आ रहे हो, अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, एकदम सिंपल फंडामेंटल अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। किस दिन मैं रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की एंट्री मारता हूं अपने यहां?
जिस दिन आप चेक दोगे उसी दिन पेमेंट की एंट्री मार देंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ होनहार बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आ रही होगी बात, क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ तो रखे, कभी ध्यान तो दिया नहीं। ठीक है, तो उनके लिए बेटा अगर 12 तारीख की जगह तुम 13 तारीख को एंट्री मार दोगे तो हमेशा तुम्हारा जो तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और जो बैंक का खाता है वो हमेशा मैच नहीं रहेगा। और अगर मैच ही हर समय खाता रहेगा तो बीआरएस क्यों पढ़ाया गया था तुमको? कुछ याद आ रहा है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़े थे कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस ये चल रहा है, बैंक के खाते में ये चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि एक चेक हमको आई है, अभी भजी नहीं है। ठीक है, एक बंदा ऑनलाइन पेमेंट मार दिया है जिसकी हम एंट्री नहीं मार पाए अभी अपने यहाँ। यही सब ना वजह होती थी, राइट। आप अकाउंटिंग नहीं तो अगर ऐसा होता कि जब पेमेंट आती है तब हम एंट्री मारते, तो दुनिया में जो बीआरएस नाम की चीज पढ़े हो ना वो होती ही नहीं। बीआरएस जैसी चीज बनती ही नहीं कभी। ठीक है, जिसको नहीं मालूम था वो आज से जान लो, जिस दिन चेक आता है ना उस दिन एंट्री मारी जाती है। ठीक है, जिस दिन खाते में पैसा आता है उस दिन एंट्री नहीं मारी जाती है। इसी को पेमेंट की डेट कही जाती है बेटा। ठीक है, ये क्या मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूं अभी? नहीं, आपको एकदम नॉर्मल अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं अभी। ठीक है, अभी जीएसटी की बात तो करेंगे। अब जीएसटी में क्या लिखा हुआ है, पेमेंट का मतलब क्या है? कह रहा है जिस दिन तुम अपने खाते में एंट्री मारे हो, entered in the books of account, or the date on which payment is credited to bank account। जिस दिन खाते में एंट्री मारे हो, खाते में एंट्री किस दिन मारे हो? 12 तारीख को। पैसा किस दिन आया? 13 तारीख को। विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जल्दी क्या हुआ? 12 तारीख। तो कह रहा है 12 तारीख इज द पेमेंट डेट। ठीक है, तो ये हमको भी मालूम था, इतना कानून ये नहीं भी बताता तो भी हमको मालूम था ये सब बात। ठीक है, लेकिन एक दूसरा केस हो सकता है बेटा। क्या केस हो सकता है मालूम है? मेरे कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, ठीक है, 15/11/24 को, और खाते ऑनलाइन पेमेंट मार दिया तो खाते में सीधे पैसा आ गया। क्या हमको पता चल गया हो जरूरी है? नहीं पता चला। ठीक है, हम जब अपनी स्टेटमेंट चेक किए 16 तारीख को तो हमको दिखा, अरे यार ये तो पैसा दे दिया है कस्टमर, तो हम उसकी एंट्री कर दिए बुक्स ऑफ अकाउंट में 16 तारीख को। 16 तारीख को बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी जब हमको पता चला कि भाई पैसा आ गया है। तो अब इस केस में पेमेंट की डेट कौन सी मानी जाएगी? तो जीएसटी का कानून कहता है कि जिस दिन तुम अपने खाते में एंट्री मारते हो या पैसा आ जाता है, विच एवर इज अर्लियर, पैसा ही पहले आ गया था, तो ये पेमेंट की डेट है। आई बात समझ में? पेमेंट की डेट ये मानी जाएगी ना कि ये मानी जाएगी। तो आपको याद रखना है पेमेंट की डेट क्या होती है, जिस दिन खाते में तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मारते हो या जिस दिन पैसा आता है, विच एवर इज अर्लियर, राइट। अच्छा, कुछ लोगों को अब इसमें भी परेशानी हो रही होगी कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री 16 तारीख को क्यों मारेंगे, हम 15 तारीख की एंट्री मार देंगे ना अपने खाते में भी। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये छोटे बिजनेसेस में होता है कि आप पुरानी डेट की भी एंट्री मार देते हो। हालांकि आजकल ऑडिट ट्रेल का नियम आ गया है, आप बैक डेट में एंट्री मार ही नहीं सकते हो। ठीक है, पूरी ऑडिट लॉग मेंटेन होती है, आपको हमेशा करंट डेट, आज की डेट में आज की एंट्री मारनी होगी। अगर कल की कोई एंट्री छूट गई है तो आज की डेट में एंट्री होगी, नहीं तो आप फ्रॉड नहीं कर दोगे अकाउंट्स में, बैक डेट में जा जाके पुरानी डेट में हम एंट्री मारेंगे तो, राइट। तो पूरा इनफैक्ट बड़ी कंपनीज तो ये सिस्टम रखती है, पता है कि 15 तारीख को जैसे ही खत्म होगा तो 15 तारीख की एंट्री उनके सिस्टम में लेगा ही नहीं, ब्लॉक हो जाती है डेट ही। अब डेट 16 तारीख, आज 16 तारीख है ना, तो 16 तारीख ही डेट ही लेगा। मतलब डेट आपके पास एंट्री करते समय ऑप्शनल नहीं है, डेट आज एंट्री मार रहे हो तो वो आज की डेट अपने आप पकड़ेगा। ये होता है बड़ी कंपनियों में। तो अगर हमको 15 तारीख का बैंक स्टेटमेंट का पता 16 तारीख को चला है तो हम एंट्री 16 को ही मार पाएंगे। तो इसी वजह से तो आपको बीआरएस पढ़ाया जाता था कि ऐसा ऐसा हो गया, डिफरेंस हो गया। क्यों? क्योंकि एंट्री अगर रोज की रोज एकदम एग्जैक्ट नहीं हुई तो ये गड़बड़ी, डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और ये जेन्युइन है, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो अब आपने 4 चीजें पढ़ ली। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। टाइम ऑफ सप्लाई बताइए। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, फिर हम बताएंगे डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, फिर हम बताएंगे डेट ऑफ एंट्री ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ एंट्री ऑफ पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री किस दिन हुई, और फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट
इन बैंक अकाउंट। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 8/10/24। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स 6/10/24। डेट ऑफ एंट्री इन ऑफ पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स 15/11/24। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन बैंक अकाउंट 15/11/24। अब आपको क्या करना होता है, आप कहेंगे इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये ना बोलते हैं। इनवॉइस की डेट क्या ली जाती है, इनवॉइस की डेट ली जाती है, आप एक काम करिए इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इस एग्जांपल को एक नंबर दे दें, ताकि ये था, ये पहला एग्जांपल था, ये पहला था, ये दूसरा था, ठीक है, फिर ये हमारा तीसरा एग्जांपल है आई थिंक। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। और फिर जब मैं सॉल्व करा दूंगा तो आपका आंसर सही है या गलत है ये भी उस कमेंट के कमेंट में करिएगा, ठीक है। उस अपने आंसर को के नीचे ही फिर कमेंट कीजिएगा कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, ठीक है। सभी कोई करिए, इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि आपने कैसा किया, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू इट राइट अवे। चलिए, मेरे हिसाब से आपका हो गया होगा। इनवॉइस की डेट क्या मानी जाती है, इनवॉइस की डेट होती है जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है या जो आखिरी दिन था इनवॉइस रेस करने के लिए, विच एवर इज अर्लियर। आखिरी दिन था 6 तारीख को इनवॉइस रेस हो जानी चाहिए थी, फिर रिमूवल तक इनवॉइस हो जानी चाहिए थी, गलत डेट को इनवॉइस रेस हो रही है तो इनवॉइस की डेट 6/10 रखी जाएगी। और पेमेंट की डेट क्या मानी जाती है, जिस दिन तुम खाते में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मारते हो या जिस दिन तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, विच एवर इज अर्लियर। तो 15 तारीख इज द डेट ऑफ पेमेंट। अब इन दोनों का अर्लियर क्या है, 6/10, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है 6/10/24। आया मजा सबको, एकदम परफेक्ट। तो आपने सब सेक्शन 2 पढ़ लिया, तो अब हमें देखना है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्या था, वो तो कुछ था ही नहीं। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्या था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जिसमें ये बताया कि इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर में होता है। इनवॉइस के लिए 2 बातें बताया कि इनवॉइस का डेट का मतलब होता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस वाज सपोज टू बी इशूड, ठीक है। और पेमेंट का मतलब क्या होता है, पेमेंट का मतलब होता है द डेट इन विच यू हैव एंटर्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन योर बैंक अकाउंट, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू सबसेक्शन 3। In case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis। अब रिवर्स चार्ज बेसिस पे अगर आपको टैक्स पे करना है, यानी आप क्या हो, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स हो, आपने गुड्स रिसीव किया है। क्या कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे होती है, आंसर इज यस। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको रिवर्स चार्ज के तहत आपको जीएसटी पे करनी होती है। सर्विसेज की तो आपने पूरी लिस्ट याद भी कर रखी है, रिवर्स चार्ज में कौन कौन से सर्विसेज की जीएसटी पे करनी होती है। हालांकि गुड्स भी कुछ होते हैं, कुछ गुड्स हैं जिन पे रिवर्स चार्ज में आप जीएसटी पे करते हैं, जैसे मैंने बताया था काजू पे आप रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करते हैं, एंड देयर मेनी अदर गुड्स आल्सो, ठीक है। देखिए क्या बताता है, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, नेमली डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन माल आपको रिसीव हुआ। रिवर्स चार्ज में जीएसटी कब पे करनी है आपको, जिस दिन माल रिसीव हुआ, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपने पेमेंट किया, ठीक है। और पेमेंट किया का मतलब क्या होता है, डेट ऑफ पेमेंट एज इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, ये सारी की सारी चीज किसके हिसाब से बात कर रहा है, सप्लायर के हिसाब से या रेसिपिएंट के हिसाब से। सब चीज रेसिपिएंट के हिसाब से बात कर रहा है, ठीक है। जब हमने पहले यहां पे सब पढ़ा था कि पेमेंट का मतलब क्या है, तो हमने पढ़ा था पेमेंट का मतलब ये होता है जिस दिन हमने अपने खाते में एंट्री की पैसा आने की, या फिर जिस दिन मेरे खाते में पैसा आ गया। यहां पे पेमेंट का मतलब क्या है, जिस दिन मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की पैसा देने की, लेने की नहीं, देने की,
ठीक है, या फिर जिस दिन मेरे खाते से पैसा कट गया। यहां रेसिपिएंट की बात हो रही है, वहां बेटा किसकी बात हो रही थी, वहां उस बंदे की बात हो रही थी जो पैसा पा रहा है, वहां सप्लायर की बात हो रही थी सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में रेसिपिएंट की बात हो रही है, रेसिपिएंट के ऊपर रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी की लायबिलिटी आती है। तो वहां पे बोल रहा है जिस दिन तुम्हें माल रिसीव हो गया या फिर जिस दिन तुमने पेमेंट किया। और पेमेंट किया का मतलब क्या है, जिस दिन तुमने अपने खाते में पेमेंट करने की एंट्री मारी या फिर जिस दिन तुम्हारे खाते से पैसा कट गया, विच एवर इज अर्लियर, ये पेमेंट की डेट हो गई। तीसरा, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस से 30 दिन के बाद वाला दिन, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। कह रहा है इनवॉइस से 30 दिन के बाद वाला दिन। इतना तमाशा क्यों बोलते हैं सब, ऐसे सीधा नहीं बोल सकता था। इनवॉइस से 31वां दिन, बहुत फजियत है ये कानून में, ठीक है। मतलब कानून बनाने वाले सोचते हैं कि ऐसा कौन सा फजियत डालें कि सबकी समझ में ना आए, ठीक है। तो सुनिए कैसे कहता है, कहता है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस से 30 दिन के बाद वाला दिन, इनवॉइस से 30 दिन के बाद वाला दिन, मतलब इनवॉइस प्लस, इनवॉइस के बाद कितना दिन, 31 दिन, इनवॉइस प्लस 31 डेज, ठीक है। इन इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ली ऑफ देयर ऑफ इनवॉइस रेज किया या कोई और डॉक्यूमेंट रेज किया, व्हाटएवर, ठीक है, वहां से 31वां दिन। चलिए तो हम लोग आपसे समझते हैं कि इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज में कैसे होगा, नंबर 1 कहता है रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट, तीसरा इनवॉइस प्लस 31 डेज। बस सिंपल सा बात है। अब हम आपको बताते हैं, बताइए कि किस दिन रिवर्स चार्ज के तहत टाइम ऑफ सप्लाई होगा। गुड्स रिसीव्ड ऑन पेमेंट entered in books of account, payment debited from bank account, क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट नहीं बोल रहे, पैसा खाते में आया नहीं है, पैसा गया है खाते से, तो डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट, ठीक है। और इनवॉइस डेट, गुड्स रिसीव हुआ है 5/8/24 को, ठीक है। 2/7/24 को इनवॉइस की डेट है। पेमेंट इंटर हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट में 10/8/24 को, और खाते से कटा है पैसा 12/8/24 को। जल्दी बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। चलिए देखिए, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। रिसिप्ट ऑफ गुड्स पहला, उसकी डेट क्या है 5/8/24,
दूसरा पेमेंट की डेट क्या ली जाती है? जिस दिन खाते में पैसा चढ़ा, जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मारी या फिर बैंक से पैसा कटा, तो दोनों में से अर्ली ईयर है 10 तारीख, तो 10/8/24 लेंगे। और तीसरा होता है इनवॉइस प्लस 31 डेज। इनवॉइस 2 साथ की है, यहाँ पे 31 दिन और जोड़ दीजिए, 31 दिन जोड़ना है ना, 31 डेज। तो देखिए जुलाई में कितने दिन बचे? 2 जुलाई की इनवॉइस है, जुलाई 31 दिन का होता है, तो 29 डेज जुलाई का और 1 और 2 अगस्त तक जाएगा, 2/8/24। इन तीनों का अर्लियर क्या है? 2/8/24। टाइम ऑफ सप्लाई इज 2/8/24। ठीक है, अभी बहुत एग्जाम्पल करेंगे, अभी तो एक बार पढ़ाते समय साथ साथ में आपको कराते जा रहे हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे। अदरवाइज अभी जैसे ही ये प्रोविजंस खत्म करेंगे तो ढेरों एग्जाम्पल भी कर डालेंगे साथ में। Provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause B or clause C, the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply. कह रहा है कि जब पॉसिबल नहीं होता है कि टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन कर सके हम बी और सी के तहत, ठीक है, तो अंडर क्लॉज बी एंड क्लॉज सी द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपेंट ऑफ सप्लाई। अब ये क्या चीज़ है? कह रहा है कि इनवॉइस सामने वाला किया ही नहीं है, ठीक है, पेमेंट आपने अभी की ही नहीं है, तो ये भाई बी और सी आएगा ही नहीं। बी तो पेमेंट था और सी क्या था? इनवॉइस था, तो बी और सी हुआ ही नहीं है, सिर्फ माल आया है रिवर्स चार्ज वाला। अब क्या करें? तो कह रहा है कि कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ है तो जिस दिन रेसिपेंट और सप्लाई अपने बुक्स में एंट्री मारेगा कि हमको माल रिसीव हो गया है, भाई अगर मिस्टर एक्स से माल आया है तो हम एंट्री मारेंगे कि फलाना सामान डेबिट टू क्रेडिटर, हम क्रेडिटर की एंट्री मारेंगे कि भाई इतना पैसा देना है, तो वो जिस दिन हम एंट्री ये वाली मारेंगे ना उसी दिन हो जाएगा, मतलब जिस दिन रिसिप्ट ऑफ गुड्स है। तो ठीक तो है, तीनों में से जो अर्ली है वो लेना है, अगर बाकी 2 चीज़ है ही नहीं है तो यही अर्ली है, फिर इसी के बेसिस पे करेंगे, ठीक है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। आइए सब सेक्शन 4, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय द सप्लायर। अगर वाउचर की सप्लाई होती है तो भी जीएसटी लगता है? आंसर इज यस। अब उस पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? ठीक है, तो वाउचर 2 प्रकार के होते हैं, पहले हमें यह समझना होगा तभी हम पूरा कानून पढ़ पाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वाउचर 2 प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है आइडेंटिफिएबल वाउचर, आइडेंटिफिएबल, और दूसरा होता है नॉट आइडेंटिफिएबल। अब आप समझेंगे इसका अंतर क्या होता है। जैसे वाउचर क्या है, पहले ये तो समझते हो ना, जैसे हमें पेंटालून का वाउचर मिल गया, हम जाके वहां पे फ्री में शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये सब वाउचर होते हैं। अब वाउचर आइडेंटिफिएबल या नॉन आइडेंटिफिएबल कब होते हैं? अगर वाउचर से आप कौन सा सामान खरीद सकते हो, ठीक है, ये बात वाउचर में लिखी है, ठीक है, तो वाउचर कहलाता है आइडेंटिफिएबल। मतलब समझ में आया? अगर वाउचर में ये बात लिखी हुई है कि आप पेंटालून जाके कपड़ा खरीद सकते हो, ठीक है, तो कपड़े का जीएसटी रेट मान लो 12% है, ठीक है, तो भाई आप कोई भी कपड़ा खरीदोगे 12% वाला ही माल खरीदोगे, ये बात क्लियर है, ठीक है, तो अब इसे कहा जाएगा आइडेंटिफिएबल वाउचर। नॉन आइडेंटिफिएबल वाउचर क्या है? अगर मान लीजिए आपको पेंटालून का वाउचर मिला और उसमें यह है कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, आप पेंटालून से कपड़ा भी खरीद सकते हो, आप एसेसरीज भी खरीद सकते हो, आप जूते भी खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। अब मान लो एसेसरीज का जीएसटी रेट कुछ और है, कपड़े का जीएसटी रेट कुछ और है, जूते का जीएसटी रेट कुछ और है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, तो हम उस वाउचर से कौन से जीएसटी वाला माल खरीदेंगे ये बात क्लियर नहीं है, तो इसे कहते हैं नॉन आइडेंटिफिएबल वाउचर। जैसे हमें डोमिनोज का वाउचर मिल जाए, तो डोमिनोज पे जीएसटी का रेट क्या है? मान लो 5% है, अब हम मुझे सबका जीएसटी रेट नहीं पता, मान लो जीएसटी रेट 5% है, तो भाई मुझे आइडेंटिफिएबल है ये वाउचर, मुझे पता है कि इससे जो माल होगा वो कितना है, चाहे कुछ भी खाएंगे 5% है सारे खाने पे, तो ये आइडेंटिफिएबल कहलाएगा। आइडेंटिफिएबल का मतलब ये होता है आप उस वाउचर को यूज करके किस रेट के जीएसटी वाला माल लेंगे, अगर ये आपको पता है तो वाउचर कहलाता है आइडेंटिफिएबल। अगर आप उस वाउचर को यूज करके
जो माल खरीदेंगे वो अलग अलग जीएसटी रेट का हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी जीएसटी रेट वाला हो सकता है, तो इसे कहते हैं नॉन आइडेंटिफिएबल वाउचर। ठीक है, जैसे अब तो बिग बाजार रहा नहीं, पहले बिग बाजार के वाउचर्स मिलते थे, ठीक है, और बिग बाजार में अलग अलग जीएसटी रेट के माल बिकते थे। बिग बाजार में कपड़ा भी मिलता था, राशन पानी भी मिल रहा है, ठीक है, एक्सेसरीज भी मिल रहा है, ठीक है, बाकी मतलब बहुत सारे आइटम मिल रहे हैं, ठीक है, और सब पे जीएसटी का रेट अलग अलग है। तो आपके पास अगर 1,000 रुपए का बिग बाजार का वाउचर है तो आप बिग बाजार से जाके 5% वाला भी माल खरीद सकते थे जीएसटी का, 12% वाला भी, 18% वाला भी, 28% वाला भी। तो ये बिग बाजार का वाउचर जो कहलाता था वो नॉन आइडेंटिफिएबल वाउचर होता था। हाँ, अगर बिग बाजार वाला ही एक ऐसा वाउचर देता, बिग बाजार का वाउचर है लेकिन सिर्फ कपड़ा खरीद सकते हो बिग बाजार में जाके, ऐसा हो सकता है, हाँ, ये सिर्फ कपड़ा खरीद सकते हो और कपड़े पे मान लो जीएसटी का रेट 12% है। अच्छा, जब भी हम रेट बोलते हैं ना तो यही बोलते हैं बार बार कि मान लो, क्यों? क्योंकि क्या दुनिया जान में जितने आइटम हैं सबका जीएसटी रेट हमको पता है? नहीं पता है। क्या किसी को पता है? कोई हिंदुस्तान में खड़ा हो जाए बोले मुझे सब आइटम का जीएसटी रेट पता है, कोई है ही नहीं ऐसा, ठीक है, क्यों? क्योंकि इतने सारे सामान है, सबका जीएसटी रेट कैसे याद हो सकता है? नॉट वी आर रिक्वायर्ड टू लर्न दिस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कपड़ों का जीएसटी रेट 12% है और हम बिग बाजार का सिर्फ कपड़ा खरीद सकते हैं उस वाउचर से, तो क्लियर है भाई, कोई भी कपड़ा खरीदेंगे 12% ही होगा ना, तो वो आइडेंटिफिएबल वाउचर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट दैट पॉइंट। ओ माय गॉड, कहानी देखो कैसी बोल रहा है, कह रहा है जिस दिन वाउचर इशू किए हो उसी दिन जीएसटी दे दो इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट दैट पॉइंट। अगर ये आइडेंटिफिएबल वाउचर है तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। अभी कितनी बड़ी तकलीफ की बात है, अभी आपको एग्जांपल समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे पेंटालून में ये ऑफर हमेशा चलता है, आप जाइए ₹5,000 की शॉपिंग कीजिए तो आप देखेंगे कि वो आपको वाउचर दे देगा ₹2,000 का, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, और ये आप वाउचर को यूज़ कर सकते हो इन नेक्स्ट शॉपिंग, मतलब अगली शॉपिंग करने आओगे ना तो आप ये 2,000 रुपये का वाउचर उसमें से भजा सकते हो, मतलब उसमें से बिल में से कटवा लेना 2,000। समझ में आया क्या है? अभी हम 5,000 की शॉपिंग करेंगे, 5,000 रुपया देंगे, अब वो हमको 2,000 का वाउचर दे देगा, कहेगा अगली बार शॉपिंग करने आओगे तो ये 2,000 रुपया कम हो जाएगा। ये दोबारा कस्टमर को बुलाने का तरीका होता है, ठीक है। अब पेंटालून में हम कपड़ा ही खरीदेंगे, ठीक है, इस वाउचर से हम कौन सा माल खरीदेंगे? वही 12% जीएसटी वाला ही, मान लो 12% कपड़ों पे जीएसटी है, तो ये वाउचर बन गया आइडेंटिफिएबल वाउचर। अच्छा, किसी के दिमाग में आ रहा हो नहीं सर पेंटालून में ये भी बिकता है, ठीक है, तो आप ये भी खरीद सकते हैं, तो छोड़ दो यार, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, ठीक है, मेरी जान के पीछे नहीं पड़ जाना कि पेंटालून से हमको कोई विशेष लगाव नहीं है और पेंटालून को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बात समझना कि मान लेते हैं कि कपड़ा खरीदने गए थे और कपड़े का ही वाउचर मिला है जिसको आपत्ति हो रही हो, ठीक है, पेंटालून से, तो वाउचर आइडेंटिफिएबल है, हमको तो कपड़ा ही खरीदना है जाके, ठीक है। तो ये 2,000 रुपए के वाउचर की जीएसटी अभी तुरंत पे होगी। अब एक बात बताइए, क्या जितने लोग वाउचर लेते हैं पेंटालून से वो जाएंगे दोबारा खरीदेंगे ही कपड़ा? जरूरी है? नहीं, सरकार जीएसटी लेके भारी है। यानी पेंटालून वाला बेचारा 5,000 रुपये का कपड़ा बेचा है, इसकी जीएसटी देगा, और 2,000 रुपये का वाउचर दिया है जो पता नहीं सामने वाला भजाएगा कि नहीं भजाएगा, सरकार के लिए हमको जीएसटी दे दो। भैया उस वाउचर से खरीद सकता है ना फ्यूचर में कपड़ा, हमको मालूम है, कपड़ा 12% वाला आइटम होता है, 12% जीएसटी हमको दे दो इस पे। ये होता है वाउचर इशू करने का लफड़ा। मतलब पेंटालून ये 2,000 रुपया पे जीएसटी सरकार को पकड़ा देगी, लो तुम जीएसटी लेके भारी रहो, ठीक है। अब ये वाउचर भजेगा भी कि नहीं ये भी जरूरी नहीं है, सामने वाला लेके आएगा कपड़ा खरीदेगा ये बात क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन सरकार को जीएसटी मिल जाएगी, ठीक है। अगर मान लो वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जिस दिन वाउचर को रिडीम किया जाएगा, मतलब वो माल खरीदने आएगा। नॉन आइडेंटिफिएबल में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है? डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। ठीक है, समझ में आ गया सबको?
अच्छा, ये तो हो गया जो हमें फोकट का वाउचर मिलता है, ठीक है। तो फ्री में मिला था, 2,000 रुपया का हम इससे सामान खरीद सकते थे। क्या आपको ये पता है कि आप ऑनलाइन वाउचर्स भी परचेज कर सकते हो? पता नहीं आपने कभी खरीदा कि नहीं खरीदा। और ये आज से पहले होता था, 3-4 साल पहले होता था, और मैं हमेशा खरीदता था, ठीक है। पेटीएम उस समय ना मार्केट में एकदम पूरी तरीके से बवाल मचाने पे तुला था एकदम। रिचार्ज कराओ तो कैशबैक देता था, किसी दोस्त को रेफर कर दो, उसको इंस्टॉल करवा दो तो कैशबैक देता था, और अनाप शनाप कैशबैक देता था, ठीक है। कहता था पेटीएम से पेमेंट कर दो तो कैशबैक दे देंगे तुमको। उस समय क्या करता था पेटीएम ना, बहुत सारे शॉप्स के वाउचर बेचता था। जैसे पेटीएम पे पेंटालून का भी वाउचर मिल जाएगा। अब हमको पेंटालून जाना है शॉपिंग करने, तो यहाँ पे देखेंगे हम वाउचर मिल रहा है, यहाँ बिग बाजार का वाउचर मिल रहा है, ये वाउचर बेचता था, ठीक है। अब पेंटालून का वाउचर दे रहा है, कह रहा है कि ये 5,000 रुपये का वाउचर है, ₹5,000 का है, लेकिन हम आपको देंगे ₹4,500 में। अब एक बात बताओ, हम पेंटालून जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, हमको मालूम है मेरा 5,000 रुपये का बिल बन जाएगा, तो वहां जाएंगे पेंटालून में तो कितना लेगा वो हमसे? 5,000 रुपया। हम 4,500 रुपया दे के क्या करेंगे, पहले पेटीएम से वाउचर खरीदेंगे और फिर वही वाउचर उसको पकड़ा देंगे, तो मेरा 500 का बचत हुआ कि नहीं हुआ? ये होता था। इनफैक्ट बिग बाजार में तो मैंने अपने घर की पूरे राशन पानी ऐसे ही आया है। मतलब मैं बताता हूं, 2,000-2,500 रुपया का वाउचर 2,000 रुपये में मिलता था, ठीक है। अगर 10,000 रुपया का सामान घर का आ रहा है तो 8,000 रुपये में काम हो जाता था, 4 वाउचर खरीद लेते थे, 2,500 का 2,000 रुपये में। अब इस केस में क्या होता है, जैसे ही मैंने पेटीएम से वाउचर खरीदा, क्या इसकी सप्लाई आइडेंटिफिएबल है? अगर है आइडेंटिफिएबल तो इसकी जीएसटी तुरंत जमा होगी, ठीक है। और अगर नॉन आइडेंटिफिएबल है तो ये वाउचर जब हम भजाने जाएंगे तब इसकी जीएसटी पे होगी, ठीक है। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब अगली बात समझिए, जो आपको यहां नहीं पढ़ना है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई ये बताता है कि इस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। क्योंकि यहां पे एक मन में आ रही है बात, तो मैं बता देता हूं कि भैया जीएसटी 5,000 रुपये पे लगेगा कि 4,500 रुपये पे लगेगा। क्योंकि हम उस वाउचर को खरीद तो 4,500 रुपये में रहे हैं, लेकिन उससे सामान जो खरीदेंगे वो 5,000 का होगा। तो सरकार जीएसटी 5,000 पे मांगेगी कि 4,500 पे मांगेगी? वाउचर बिक रहा है 4,500 का, लेकिन उससे सामान मिलेगा 5,000 का। अब बताओ, तो ये बात यहां नहीं पढ़नी है, यहां तो बस ये पढ़नी है जीएसटी लगेगा कब। जीएसटी कब लगेगा? अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो जिस समय वाउचर इशू हुआ, और नहीं तो जिस समय वाउचर रिडीम हुआ, ठीक है। ये तो अलग कहानी। किस वैल्यू पे होगा, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा जाएगा, और वहां पे सुन के बहुत ज्यादा आपको अचरज होगा। मुझे तो इनफैक्ट ये कानून ही गलत लगता है, होना ही नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है। कहता है कि जितने रुपए का सामान मिलेगा, जो उस जितनी वैल्यू का आप गुड्स और सर्विसेज ले सकते हो, वाउचर उतने वो वाउचर की वैल्यू होगी और उस पर जीएसटी लगेगा। यानी 4,500 में आप खरीद रहे हो, लेकिन उससे माल कितने का खरीदोगे? 5,000 रुपये का, तो जीएसटी 5,000 रुपये लगेगा, ठीक है। एकदम गलत है ये कानून, मुझे एकदम पसंद नहीं है, ठीक है। ये कभी होना नहीं चाहिए। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि अभी आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब, तो आप देखेंगे कि मान लो 5,000 रुपये का सामान है, ठीक है, और हम अपनी दुकान में 10% डिस्काउंट चलाते हैं। कोई 5,000 रुपये का सामान खरीदेगा ना तो उसको 10% डिस्काउंट मिलता है, तो हम इसमें से 500 रुपये घटा देते हैं, फिर 4,500 रुपये की बिल होती है, तो जीएसटी 4,500 पे लगती है। मतलब अगर हम डिस्काउंट दे देते हैं तो सरकार कहती है 4,500 पे जीएसटी। अरे वाउचर भी तो डिस्काउंट देने का तरीका है, ये क्या लफड़ा है? यहां तुम 5,000 पे कहां जीएसटी ले रहे हो, ठीक है। लेकिन मेरे आपके कहने से क्या होता है, वो तो सरकार की मर्जी, ठीक है। बट मुझे तकलीफ क्यों है ये मैंने आपके साथ शेयर किया, कि मुझे तकलीफ इस बात की है कि अगर मैं अपनी दुकान में बिना वाउचर के माल दूं, कि 5,000 के माल पे 500 रुपया डिस्काउंट है, तो 5,000 का आपका बिल बनेगा तो 500 डिस्काउंट करेंगे 4,500, तो सरकार कहती है 4,500 पे जीएसटी दो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको 5,000 का वाउचर बेच दिया 4,500 रुपये में, तो सरकार कहेगी नहीं 5,000 पे जीएसटी लेगा। अरे ये भी डिस्काउंट का तरीका है, क्या जबरदस्ती है। एक ही बात है, लेकिन वहां पे 5,000 पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई में लिखा हुआ है कि वाउचर की वैल्यू वो मानी जाएगी जितनी वैल्यू का आप उससे गुड्स एंड सर्विस ले सकते हो। जितने में बिक रहा है वही होना चाहिए, बट कानून ये है।
ये भी ठीक है, वाउचर भी आपने समझ लिया। नाउ कमिंग टू फिफ्थ, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 5, where it is not possible to determine the time of supply under the provision of subsection 2, 3, 4, कह रहा है 3 सबसेक्शन पढ़ाए हैं आपको। सबसेक्शन 2 जो फॉरवर्ड चार्ज में बता रहा था टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। फिर सबसेक्शन 3 में रिवर्स चार्ज पढ़ लिए, सबसेक्शन 4 में वाउचर पढ़ लिए, ठीक है। कह रहा है अगर इन तीनों में तुम डिटरमिन नहीं कर पा रहे हो, इसके अलावा भी कोई केस हो सकता है क्या? सोचते हैं, सोचो सोचो, तुम भी सोचो, इसके अलावा कौन सा केस होगा यार जिसमें हम टाइम ऑफ सप्लाई नहीं डिटरमिन कर पाए? इसके अलावा कोई केस होता ही नहीं है। तो फिर क्यों लिख रहा है सर कि अगर नहीं कर पाए तो जब इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता? इसके अलावा एक ही चीज हो सकती है, जीएसटी की चोरी। सरकार ये बात ऐसे नहीं बोल रही, कानून में ऐसे नहीं लिखा अगर जीएसटी की चोरी होती है तो। वो ऐसे बोल रहा है कि अगर ऊपर वाले वजह से हम टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन नहीं कर सकते हैं तो ये जीएसटी की चोरी का केस है। बेटा ये कहना क्या चाहता है मैं आपको बहुत साफ शब्दों में समझाता हूं, क्योंकि मैं तो साफ बात करता हूं। वो कहना क्या चाहता है, कह रहा है जीएसटी की चोरी कर रहे हो तुम, तो हम कैसे फिर भी हम तुमसे जीएसटी निकलवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक जीएसटी के कानून में क्या पढ़ा तुमने कि जीएसटी की लायबिलिटी तब अराइज होती है जब आपने इनवॉइस किया या फिर पेमेंट आई विच एवर इज अर्लियर। यही पढ़े हो ना, बिल काटोगे या पैसा आएगा विच एवर इज अर्लियर। अब सुनो मेरी बात, मैंने बिल काटा ही नहीं, ठीक है, मैंने बिल काटा ही नहीं, सामने वाले ने नगद पैसा दिया, धीरे से जेब में रख लिए, ठीक है, कोई एंट्री फिंट्री मारे ही नहीं है, ठीक है। सरकार कही जीएसटी दो, हमें पता चल गया है तुम माल बेचे उसको, हमने कहा क्या कानून में लिखा है ये बताओ। उसने कहा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। हम कहीं इनवॉइस दिखाओ, पेमेंट दिखाओ। सरकार तो कहीं नहीं पा रही है क्योंकि इनवॉइस हम काटे ही नहीं थे, पैसा जो लिए कहीं लिखा पता चला ही नहीं, कैश में धीरे से लेके रख लिए। तो इसका मतलब क्या हम जीएसटी नहीं देंगे? एक बात बताइए, देना पड़ेगा तब भी। कानून में लिखा है इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अगर इनवॉइस नहीं काटते, पैसा नहीं लिए तो जीएसटी नहीं देंगे। अरे तुम चोरी वाले केस में आओगे। अब आओ यहां पे देखो क्या लिखा है, कह रहा है टाइम ऑफ सप्लाई सेल इन अ केस वेयर द पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड बी द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज फाइल्ड। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं पीरियोडिकल, ठीक है, यानी मंथली या क्वार्टरली रिटर्न आप फाइल करते हैं जीएसटी की, तो जिस समय आप रिटर्न फाइल करते हैं उस समय आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी इसकी, ठीक है। दूसरा, इन एनी अदर केस बी द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। कभी कभी क्या होता है, अगर हमें पकड़ लिया गया तो जिस दिन हमें रिटर्न जमा करनी है उस दिन हम जीएसटी जमा करेंगे उसकी। कभी कभी क्या होता है, हमें पकड़ा नहीं गया लेकिन मेरी पहले ही फट जाती है, मतलब मुझे लगता है कि अब कुछ गड़बड़ हो गया तब मेरे साथ, हम चोरी तो कर लिए लेकिन अगर पकड़ा गए तो हम पहले ही जीएसटी जमा कर देते हैं उसका, डर के मारे। तो कह रहा है जिस दिन तुम जमा कर दिए उसी दिन लायबिलिटी थी क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला था। आप ऐसे समझो हमने चोरी की जीएसटी की 10,000 रुपए की, और फिर मेरी हालत खराब होने लगी कि पकड़ा सकते हैं आज 10,000 रुपए जमा कर दिए। तो कह रहा है आज ही जमा करने की का डेट था, आज अगर हम जमा कर देंगे तो सरकार कह रही आज ही डेट टाइम ऑफ सप्लाई था, आज ही लायबिलिटी भी थी। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं थी तो हम अपने से जाके जमा कर दिए ना, तो आज ही लायबिलिटी भी थी, ये कह रहा है। और दूसरा, अगर हम पकड़ा गए तो कह रहा है जिस दिन तुम रिटर्न जमा करोगे उस दिन तुम्हारी लायबिलिटी है वो जीएसटी, डिफरेंशियल जीएसटी भी पे करने का, जिसके रिस्पेक्ट में तुम पकड़ाए हो। आगे देखिए सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 अभी पढ़ते नहीं है, पहले हम आपसे कुछ समझना चाहते हैं। एक बार के लिए बेटा तुम कानून बनाने वाले अपने आप को मान लो, एक बार के लिए तुम अपने आप को मोदी मान लो, ठीक है। और आपको यह बताना है मुझे कि अगर आप सरकार होते तो आप क्या कानून बनाते। मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं, ठीक है, आप दिल से कानून बनाना, ठीक है। आप ये मत सोचना मोदी ने क्या बनाया होगा, जो मोदी है उसको छोड़ दो, खुद मोदी बनो अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। और कानून बना के बताओ हमें क्या बनना चाहिए, ठीक है, एकदम दिल से बनाना। ये सब मत सोचना ऐसा बना होगा, ऐसा ही किए होंगे, मोदी तो चालू है, ऐसे टैक्स वसूल रहा होगा, ये सब छोड़ देना। अगर तुम होते, देश तुम्हारे हाथ में होता तो कानून क्या बनाते, आइए उसकी बात करते हैं। मैंने गुड्स बेचा, सेल किया ₹1,000 का, ठीक है। इस कंडीशन पे, कंडीशन क्या थी कि 30 डेज के अंदर पेमेंट करनी है आपको।
और अगर आप 30 डेज में पेमेंट नहीं करोगे तो मैं आपसे ₹50 का फाइन लूंगा। फाइन, पेनाल्टी, कुछ भी कह लो, ये लूंगा। समझ में आया क्या हुआ? मैंने आपको ₹1000 का सामान दिया, 30 दिन में आपको पैसा देना है हमको, ठीक है। अगर आप पैसा नहीं दोगे 30 दिन में तो भैया हम आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, ₹50 पेनाल्टी भी लेंगे। जीएसटी कितने पे लगनी चाहिए? ₹1000 पे या ₹1050 पे? जीएसटी कितने पे लगनी चाहिए? ध्यान दीजिएगा, जीएसटी किस पे लगती है पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। जीएसटी इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स की जो सप्लाई हुई है वो ₹1000 की है। अगर पैसा 30 दिनों के अंदर आ जाता तो ₹1000 ही हम लेते। ये तो ₹50 हम पेनाल्टी के नाम का ले रहे हैं। आप बताइए, आपको कानून बनाना है देश का, क्या कानून बनाना चाहेंगे आप? ₹1000 पे जीएसटी लगाएंगे या ₹1050 पे जीएसटी लगाएंगे? इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी जो लगता है वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। बताइए कितने पे जीएसटी लगाना चाहेंगे आप? हाँ, अच्छा। तो भाई जो हमारे ऑपरेटर हैं वो बता रहे हैं कि ₹1000 पे लगाएंगे। एकदम दिल के साफ आदमी है एकदम, ठीक है। उनका भी कहना है कि ये सब क्या है सर, फाइन वाइन पे थोड़ी ना, माल तो ₹1000 का है ना, तो ₹1000 पे जीएसटी होना है। जीएसटी होता किस पे है? माल पे ही पे तो लगता है। जब हम कोई माल बेचते हैं उस पर जीएसटी लगता है, तो 1000 का माल बेचे हैं, 1000 पे जीएसटी लगना चाहिए, ठीक है। आइए अब देखिए हम क्या करेंगे। गुड्स जो है वो हमें आपको कितने का बेचना है पता है? गुड्स हमें बेचना है आपको ₹1000 का, ठीक है। मैंने आपसे पूछा आप पैसा कितने दिन में देंगे? सुनिएगा बहुत ध्यान से, तभी मजा आएगा। मुझे गुड्स आपको ₹1000 में देना है। मैंने आपसे पूछा कितने दिन में पैसा दोगे? तुमने कहा 15 दिन में पैसा देंगे, ठीक है। तुमने क्या बोला? 15 दिन में पैसा देंगे। तो हमने दिखाया कि गुड्स को सेल कर रहे हैं हम ₹100 में। गुड्स को सेल कितने में कर रहे हैं? ₹100 में। और अगर 7 डेज में पेमेंट नहीं होता है, वैसे भी 7 डेज में तो होगा नहीं, तुम तो पहले ही बताया 15 दिन में देंगे। 7 डेज में पेमेंट नहीं होता है तो ₹900 की पेनाल्टी लगा देंगे। एक बात बताइए, तुमको कोई तकलीफ होगी? हम तुमको पहले ही बोले कि ₹1000 का ये सामान है, तुम एग्री कर गए हो, तुम 15 दिन में पेमेंट भी देने को तैयार हो, तो हम कहेंगे नहीं, तुमसे माल का हम ₹100 लिख देते हैं, लिखने के लिए बस, और ₹900 पेनाल्टी लगा देंगे, ₹1000। तो तुम कहोगे अरे यार सर, जैसे मर्जी वैसे लीजिए, ₹1000 हमको देना है ना इस सामान का, हम ₹1000 देंगे, ठीक है। इसमें भी क्या ही दिक्कत है? आप ₹100 माल का कहिए, ₹900 पेनाल्टी कहिए, जो मर्जी कहिए, पूरा ₹1000 पेनाल्टी बोल के ले लीजिए, हमको क्या ही फर्क पड़ता है? बताइए मेरे किसी भी ग्राहक को इससे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप थे भोले भाले, मेरा ऑपरेटर भी बड़ा भोला भाला, बेचारा कह रहा है कि नहीं सर, इस पे पेनाल्टी पे नहीं लगना चाहिए जीएसटी। मेरे जैसे चालू आदमी देश में भरे पड़े हैं, ठीक है। वो ऐसी बिलिंग करेंगे, वो ₹100 की बिल बनाएंगे, ₹900 पेनाल्टी लगाएंगे, सरकार को बेवकूफ बनाएंगे। अब बताइए 18% अगर जीएसटी होता है तो ₹1000 पे जीएसटी 18% के रेट से होता है ₹180। अब हम ₹100 पे बस सरकार को ₹18 जीएसटी देंगे, बचाए ₹162 जीएसटी का। अब आपको समझ में आ रहा है कांड हो जाएगा कि नहीं देश में? बताइए अब किस पे लेना चाहिए? यानी दिल से कोई भी डिसीजन लो ना तो गलती हो जाता है, दिमाग से लेना पड़ता है कि नहीं? तो अब आप बताएंगे कि भैया पेनाल्टी पे भी जीएसटी लगेगी, और यही सरकार कह रही है भैया जब तुम माल देते हो ना तो तुम पेनाल्टी बोल के लेते हो, फाइन बोल के लेते हो, इंटरेस्ट बोल के लेते हो, माल का पैसा बोलते हो, जो मर्जी बोलो, जितना पैसा लिए हो सब हम मानेंगे कि माल का पैसा है, हम यही मानेंगे। सरकार सही कह रही है। अगर नहीं कहेगी तो मेरे जैसे चालू लोग ये काम करेंगे। और मेरे से पढ़ने के बाद आप सब चालू हो जाओगे कि नहीं, ये बताओ? भयंकर चालू हो जाओगे तुम लोग, क्या क्या कहानी करोगे, और 10 कदम आगे निकलोगे मेरे से। तो देखिए अब सरकार को बहुत सारा डर है ना कि राज अग्रवाल जैसे लोग भी हैं और राज अग्रवाल अपने जैसे कई सारे लोग बना रहे हैं, तो ये सब चालूपंथी करेंगे, क्या होगा मेरा? तो देखिए सरकार क्या कह रही है द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। वैल्यू ऑफ सप्लाई में अगर आप एडिशन करते हो, जैसे कि इंटरेस्ट ले लेते हो, लेट फी ले लेते हो, पेनाल्टी ले लेते हो फॉर डिलेड पेमेंट of any consideration shall be the date on which supplier receives such addition value। जिस दिन वो एडिशन पैसा आएगा उस दिन उसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। अच्छा,
अब ध्यान से समझिएगा, टाइम और सप्लाई थोड़ा अलग अलग हो जाएगी। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में जब आप माल बेचे 1000 रुपये का और जब आप 50 रुपये लिए, इन दोनों की टाइम और सप्लाई अलग अलग होगी। कोई बात नहीं, जीएसटी तो ले ली ना सरकार, इससे समझो ना, अलग अलग समय पे ली तो क्या फर्क पड़ता है। इसमें भी 100 रुपये की टाइम और सप्लाई अलग होगी, 1000 रुपये की ये टाइम और सप्लाई, 900 रुपये जो एडिशनल पेनाल्टी लिए थे इसकी टाइम और सप्लाई अलग होगी। क्या होगी? गुड्स की जो हम टाइम ऑफ सप्लाई बताएंगे वो होगी इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। पेनाल्टी की क्या होगी? जिस दिन रिसीव हुई है, डेट ऑफ रिसिप्ट, पेनाल्टी का डेट ऑफ रिसिप्ट होगा बस, ठीक है। इसका क्या होगा? इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। क्यों ऐसा? बेटा पेनाल्टी तो जिस दिन इनवॉइस किए तो उस दिन नहीं पता थी ना कि पेनाल्टी आप लोगे ही लोगे, ठीक है। हो सकता है पेमेंट 7 दिन के अंदर हो जाती तो पेनाल्टी लेते ही नहीं, इस केस में अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाती तो पेनाल्टी लेते ही नहीं। तो पेनाल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई वो कर दिया सरकार ने कि जिस दिन पेनाल्टी रिसीव होगी, और बाकी माल के रिस्पेक्ट में, गुड्स के रिस्पेक्ट में जिस दिन इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। चलिए अब आप पढ़ेंगे सबसे खतरनाक चीज, और ये पढ़ने के बाद आप कहेंगे सर क्या ही मजाक, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे। और एक एक्सप्लेनेशन भी था, आपको याद आ रहा है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंदर, ये देखो एक्सप्लेनेशन 1 जो हम कटवा दिए वो इसी वजह से कटवा दिए थे, ठीक है। ये प्यारी सी नोटिफिकेशन है, टैक्स नॉट पेबल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, स्पेशल प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। ये कहता है आपको पे टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस की डेट होती है, इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर नहीं, जब बिल काटोगे तभी दे देना। यानी जितना आप अभी तक मेहनत करके पढ़े उतना नहीं पढ़ना था। इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर नहीं आता है, सिर्फ इनवॉइस होता है। जिस दिन इनवॉइस होगी उसी दिन लायबिलिटी अराइज होगी। कैसा लगा आपको? मजा आया पढ़ के? स्पेसिफाइज दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन सप्लायर, लेकिन कंपोजिशन वाले के लिए ये छूट नहीं है, ये नोटिफिकेशन ना सिर्फ और सिर्फ रेगुलर सप्लायर के लिए है, ठीक है। कंपोजिशन सप्लायर को अपने टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज देना होता है, जैसे 1% देना होता है अपने टर्नओवर का। तो इसका टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है? इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अगर एक इनवॉइस हो गई, पैसा नहीं आया है तो भी टर्नओवर में काउंट होगा, अगर किसी कस्टमर से पेमेंट आ गया उसकी इनवॉइस नहीं हुई तो वो भी टर्नओवर में काउंट होता है। कंपोजिशन का ऐसे टर्नओवर निकाला जाता है। फिर से बता दूं कंपोजिशन का टर्नओवर कैसे निकाला जाता है। कंपोजिशन वाले सप्लायर ने जितनी बिल काट दी, पैसा आया चाहे नहीं आया, वो भी टर्नओवर है। और फिर जितना पेमेंट आ गया लेकिन इनवॉइस उसकी नहीं कटी है तो वो भी टर्नओवर है। ऐसे जोड़ के उसका 1% होता है। ये कंपोजिशन वालों के लिए है। रेगुलर वालों के लिए डेट ऑफ इनवॉइस इज टाइम ऑफ सप्लाई, यानी जो आप अभी लॉ में पढ़ रहे थे वो नोटिफिकेशन की वजह से नलीफाई है। जिस दिन नोटिफिकेशन विथड्रॉ होगा उस दिन सेक्शन 12 जो आपने पढ़ा है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, कि इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। फिलहाल के लिए पेमेंट नहीं एप्लीकेबल है। Should pay GST on the outward supply of goods at the time of supply as specified in 12(2)(a), that is date of invoice or the last date on which invoices ought to have been issued in terms of section 31। तो यानी डेट ऑफ इनवॉइस हो गया, और इनवॉइस का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, कि जिस दिन इनवॉइस रेस की है या फिर जो आखिरी दिन है इनवॉइस रेस करने की वो डेट ली जाती है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, वही बात सिंप्लीफाइड तरीके से हमने बता दिया कि ऑल टैक्स पेयर जो फॉरवर्ड चार्ज में होते हैं, कंपोजिशन सप्लाई को छोड़ दिया जाए तो उनको जीएसटी एडवांस पे करने की आवश्यकता नहीं है। जीएसटी पेबल कब होगा? जब उसने बिल काटी है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आएंगे ना तो सेक्शन 12 पे ढेरों एग्जाम्पल्स करेंगे आपके साथ, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे।